अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से है ना? ये फोर्स एंड मोशन का जो टॉपिक है मैं आपको पहले बता दूं, ये पूरी फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों 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 क्यों? उसकी वजह, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू आएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर आपने इसको अच्छे तरह से अच्छे अंदाज से इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर अगले चैप्टर्स में आपको आसानी हो जाएगी। ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूं कि अगले चैप्टर्स में जाके मैं इस चैप्टर का रेफरेंस दूंगा। तो अगर आपने इसको अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड किया होगा तो अगले चैप्टर में आपके लिए आसानी होगी। लिहाजा ख्याल रखिएगा कि ये एक ऐसा चैप्टर है, ये बैकबोन है फिजिक्स की। इसमें यूज होने वाले फार्मूले आगे भी यूज होंगे, लिहाजा इसको अच्छे अंदाज से पढ़ना है आपने। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके तमाम कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊं। व्हाट इज फोर्स? यार फोर्स की डेफिनेशन 9th क्लास में लिखी हुई है। एनीथिंग विच कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट। यानी आपने किसी दीवार को धक्का लगाया, आपने ट्राई की, दीवार अपनी जगह से हिली नहीं, फोर्स लग गई। आपने इस प्रेजेंटर को या मैंने मूव करवाया, फोर्स लगी, फोर्स ने मूव भी करवाया। सो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और टेंड टू मूव। फोर्स जब लगाते हैं तो मोशन आती है। मोशन हमारे डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। क्या क्या टाइप्स होती है मोशन की? 9th क्लास में, चलो 9th क्लास में आपने बेसिक पढ़ा हुआ है। मोशन की टाइप्स में पहले नंबर पे बात करूं तो वो आती है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ये जो लफ्ज ट्रांसलेटरी है ना, इसका मतलब है ट्रांसफर होना, एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होना, अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे मूव करना। ट्रांसलेटरी मोशन विदाउट रोटेशन होती है, बॉडी रोटेट ना करे। फर्दर इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं, हम उन टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन है 3 टाइप्स। लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है, याद रखना। कई स्टूडेंट ऐसे समझते हैं जैसे सर्कुलर और रोटेटरी एक ही है। नो, रोटेटरी ये नहीं होती। द थर्ड टाइप इज रैंडम मोशन। सो ट्रांसलेटरी की 3 टाइप, सब टाइप्स, हम इनको कह सकते हैं सब टाइप्स। ओके, सो मोशन की और जो टाइप्स आपने 9th में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बोला? वाइब्रेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी होगी रोटेटरी मोशन। या स्पिन मोशन। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं अपने अल्फाज पे कायम हूं। मैंने आपसे कहा कि ये चैप्टर अगर अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना तो आइंदा आने वाले चैप्टर्स में आपको आसानी होगी। गौर से देखो, ये जो मोशन है, इस चैप्टर में आपने पढ़ना है लीनियर मोशन को। चैप्टर नंबर 5 में आपने ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 7 में आपने इसको पढ़ना है, ऑसिलेटरी मोशन। मोशन 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 मतलब क्या है कि अगर आप लीनियर मोशन को अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो इनको भी आप आसानी से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इसमें यूज होने वाले फार्मूले इधर भी जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप शक्ल देखना चाहते होंगे कि यार लीनियर मोशन कैसी होती है, रोटेटरी मोशन कैसे होती है। फिलहाल आप चेक करो, इनके नाम लिखो, ये कौन कौन सी मोशन है। ये है सर्कुलर, ये है रोटेटरी, ये सर्कुलर है और मैं कहूंगा ये ट्रांसलेटरी की टाइप है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसकी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रही है। ये ट्रांसलेटरी मोशन भी है, ये सर्कुलर मोशन भी है, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन की सब टाइप है सर्कुलर मोशन। दिस इज
ना ट्रांसलेटरी मोशन। ये डिस्प्लेस नहीं हो रही बॉडी, बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, डिस्प्लेस होना, ये डिस्प्लेस नहीं हो रही। दिस इज रोटेटरी मोशन, या दूसरा नाम इसका क्या है, स्पिन। दिस इज रोटेटरी और स्पिन मोशन। अब आप देखें वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन किस तरह की होती है। दिस इज वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी। इस तरह करने का दिल तो कर रहा होगा, बचपन याद आ रहा होगा आपको, बचपन से आप इन मोशन को जानते हैं। ये जो हरकत है इसी में बरकत है, इसी में एंजॉयमेंट है। तो अब आप हंसते खेलते एंजॉय करते हुए मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे, वो मोशन जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। आगे बढ़े, ये कौन सी मोशन है, नाम दे दो इसकी। सब टाइप से पहले मैं कहूंगा ये है ट्रांसलेटरी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांसलेटरी है, लेकिन ट्रांसलेटरी की सब टाइप कौन सी भला, रैंडम मोशन। ये इसकी एग्जांपल है, यानी गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन ही होती है रैंडम मोशन, या ये ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि ये डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज दिस टाइप, दिस इज आल्सो ट्रांसलेटरी एंड दिस इज लीनियर, यानी ट्रांसलेटरी की ही टाइप है लीनियर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ मोशन, दिस इज आल्सो ट्रांसलेटरी, दिस इज सर्कुलर मोशन। सो डिटेल में जाएंगे, हर चैप्टर में जाके इनको पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ना है, यानी इस लेक्चर के अंदर इनकी डिटेल में नहीं जाना, ये जहां पर आएंगे वहां पर हम इनकी डिटेल में जाएंगे। हम इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये वाली बातें वही हैं जो हमने पढ़ी हैं, मूविंग कार, वॉकिंग पाथ, अर्थ अराउंड द सन, ये भी कुछ टाइप्स हैं। आप इनको खुद अंडरस्टैंड करें, इनके बारे में आप खुद सोचें कि ये कौन कौन सी टाइप्स हैं। एनी हाउ, पेपर में आने वाली जो चीजें हैं ना उनकी बात करते हैं। ठीक 5 से 10 मिनट के बाद एम्प्टी कैट स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक्स सिखा रहा हूं। बेसिक सीखोगे तो एम्प्टी कैट के एमसीक्यूज सॉल्व कर सकोगे। जी जनाब, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। फोकस करें इस लफ्ज के ऊपर, एक्चुअल पाथ। जिगजैग पाथ है या कोई भी पाथ है, उस पाथ को फॉलो करते हुए अगर हम जाएंगे तो वो डिस्टेंस है। शर्त यह है कि बॉडी मूव कर रही हो। जब भी बॉडी मूव करती होगी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर बॉडी ने ट्रेवल किया फॉरवर्ड, 60 मीटर उसने बैकवर्ड, तो टोटल 160 हो गया। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आसान आसान सी बातें याद रखिएगा। स्केलर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हर स्केलर के लिए बात याद रख लेनी। आइंदा आएगा स्पीड, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी जीरो, ना जीरो ना नेगेटिव। ऑल स्केलर क्वांटिटीज, ये बात याद रख लेनी, तमाम स्केलर क्वांटिटीज ना नेगेटिव होती हैं ना जीरो होती हैं, उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। अभी अभी हमने ऊपर बात की थी, ये डिपेंड करता है कि किस पाथ पे बॉडी जा रही है। इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसको D से भी शो कर सकते हैं, S से भी शो कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में ना अगर MCQs आएंगे तो उसमें D या S नहीं लिखा होगा, वहां पर डिस्टेंस बकायदा लफ्ज लिखा होगा, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। जी जनाब, अब हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है कोई ना कोई। इसकी डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ एक इनिशियल और दूसरे फाइनल के दरमियान, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इन दो को आपने जहन में रखना है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं एक्सेलरेशन
जीरो हो सकता है, यस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पॉसिबल है, लेकिन स्पीड नहीं, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। ये क्यों पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? डायरेक्शन की बेस के ऊपर, डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं इस एग्जांपल की मदद से। इस एग्जांपल को देखिए, सपोज करते हैं आप इनिशियल पॉइंट पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं। सपोज करते हैं आप हैं कराची। कराची में भी हमारे वेल विशर्स बहुत ज्यादा हैं। अलग बात है कि कराची का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है हुक्मरानों ने। काश के हुक्मरान कराची पे गौर कर लें। कराची बहुत ही अच्छा शहर है, कराची बैकबोन है। जैसे ये चैप्टर बैकबोन है ना फिजिक्स की, कराची पाकिस्तान की बैकबोन है। आगे बढ़ते हैं, कराची है और ये है लाहौर। यू वांट टू गो फ्रॉम कराची टू लाहौर। स्टेट लाइन, ये है डिस्प्लेसमेंट। एक स्टूडेंट की इनिशियल पोजीशन थी कराची, इनिशियल, और फाइनल लाहौर। आइए देखते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये जो हमने लफ्ज लिखा चेंज इन पोजीशन, ये जो फार्मूला लिखा ना डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये मैं अभी समझाने लगा कैसे आया। देखो, यहां से हमने यहां तक जाना था। पहले नंबर पे हमें यह बताना है कि वेयर कराची इज लोकेटेड। पाकिस्तान में कराची कहां है, पहले तो यह बताना पड़ेगा पाकिस्तान में कराची कहां पर है। ये हम इन कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से बताएंगे। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनकी मदद से हमने बताना है, इनके लिहाज से बताना है। इनको हम कहते हैं रेफरेंस लाइंस। रेफरेंस लाइंस, इन रेफरेंस लाइंस की मदद से हमने बताना कि कराची कहां है। कराची बताने के लिए हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया। इस पोजीशन वेक्टर का नाम है R1। ओके, फिर हमने बताना है कि लाहौर किधर है। कराची के लिहाज से नहीं बताना, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिहाज से बताना है। हमने बताना है कि लाहौर जो है वो पोजीशन वेक्टर R2 डिस्क्राइब कर रहा है। R1 ने कराची की लोकेशन बताई, R2 ने लाहौर की लोकेशन बताई। इन दो वेक्टरों की मदद से हमने पोजीशन वेक्टर्स की मदद से इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डिस्क्राइब किया। अब तक चेक करें, हमें कहां से जाना है, इनिशियल से फाइनल तक। अब जरा चेक करें, दिस इज वेक्टर 1, इसके हेड के साथ दूसरा वेक्टर लगाए, दिस इज वेक्टर 2, और ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू R1 प्लस डी, R1 प्लस डी। रिजल्टेंट वेक्टर का नाम क्या है, R2, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डी। ये R2 की जगह पे हमने R की जगह R2 पुट कर दिया, ये R1 इस तरफ चला गया। सो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, R2 माइनस R1। बेटा जी R2 होगा फाइनल और ये होगा इनिशियल। अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, वहां पे जाके आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझाने के लिए हमने पोजीशन वेक्टर्स की मदद ली। इस वजह से फिर हम कहते हैं चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं ये 9th क्लास में आपने पढ़े हुए हैं, 9th क्लास की एक्सरसाइज में ये एमसीक्यूज है। आए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज एक एग्जांपल की मदद से हम कहते हैं, सपोज एन इंसेक्ट मूव्स फ्रॉम P -5 + 7 to a point Q -10 + 12। एक इंसेक्ट इस पोजीशन से, ये पोजीशन वेक्टर है, अगर आप इसको पोजीशन वेक्टर की मदद से शो करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख लो, R1 इज इक्वल टू -5i + 7j। इसको आप शो करोगे तो आएगा R2 इज इक्वल टू -10i + 12j। फाइंड
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इंसेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, R2 माइनस R1। फाइन, माइनस कर लीजिए। R2 ये है, -10 में से -5 तो ये आया, -10 माइनस -5, पता चला -10, और उसमें से माइनस करना था, माइनस, तो वो चूंकि -5 है, प्लस 12 -7 जी। So you will get 10 -10 plus 5 -5i plus 5j। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया। इफ यू वांट टू फाइंड मैग्नीट्यूड, सो यू विल फाइंड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, यानी आई के साथ जो लगा होगा उसका स्क्वायर, जो जे के साथ होगा उसका स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट आपने कैसे फाइंड किया, ये क्या था इनिशियल और ये क्या था फाइनल। इस तरह के एमसीक्यूज को करने के लिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स। सो मैंने आपके साथ शेयर किया कॉन्सेप्ट, लेकिन तैयारी कैसे होगी, प्रैक्टिस करने से। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा समझ आ जाए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, पाथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन नहीं होती, इस तरह से शो करते हैं। ये बातें यहां तक तो थी आसान, लेकिन ये वाली बात क्या कहती है, माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी तक जाता है, ये बी है, तो ये है डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला। अब कौन ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है। और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, बॉडी इधर जाती नहीं है, वो इसी पाथ पे जाती है। इन दिस सिचुएशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होता है। राउंड ट्रिप की अगर हम बात करते हैं तो राउंड ट्रिप के लिए क्या होगा, पूरे राउंड ट्रिप के लिए, मतलब एक बॉडी गई है, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, आगे इसको राउंड ट्रिप कहेंगे ना, तो ये होगा 2 इंटू टोटल डिस्टेंस उन दोनों के बीच में। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। राउंड ट्रिप के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अ कार मूव्स 100 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब स्ट्रेट लाइन में है तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में इक्वल होते हैं। जिगजैग पाथ की बात करें तो इस तरह की सिचुएशन में ये डिस्टेंस है और ये है डिस्प्लेसमेंट। अब आपने कुछ एमसीक्यूज का जवाब देना है, जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसके रिलेटेड थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, एमडी कैट के हवाले से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी आना है। किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे वो अभी पढ़ाते हैं। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल। ये बात अभी अभी पढ़ी हमने जी जनाब। इसमें देखें जरा, डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस तो ऊपर आ ही रहा। पहली बात याद रखें, दिस इज नॉट राउंड ट्रिप, ये राउंड नहीं है। अगर तो 0 से स्टार्ट होके यहां तक आके फिर वापस चला जाता तो राउंड ट्रिप होता। दिस इज नॉट राउंड। तो डिस्टेंस हुआ 6 + 4 10। डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या लिखना है, 6 - 4 = 2। ये है डिस्टेंस और इसका डिस्प्लेसमेंट। अब हमने पढ़ना है सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर्कुलर पाथ में फुल सर्कल है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हाफ
क्वार्टर 3/4। 3/4 को याद रखना है 75% भी कहते हैं। ये बार बार हम आगे चल के भी बात करेंगे। 3/4 75%, 25%, 50%, और ये तो फुल सर्कल है यानी 100%। 1/1 देखते हैं। ये है कंप्लीट सर्कल यानी फुल रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस होता है पाथ के इक्वल। तो बच्चों पाथ क्या होता है? सरकमफेरेंस, यानी ये सरकमफेरेंस है, पाथ है। इसको हम लिख सकते हैं 2πr। बात खत्म। जो पाथ होगा वो डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि राउंड ट्रिप है। फॉर एग्जाम्पल जमीन जो है ना वो 365 दिन में अपना पूरा चक्कर मुकम्मल करती है, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, जमीन का डिस्टेंस, तो किया जा सकता है 2πr। 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 6.4 10⁶। जमीन का रेडियस कितना है वो हम वैल्यू पुट कर दें। नहीं, ये वाला रेडियस नहीं पुट करना। अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं जमीन का, तो ये होगा 2πr। r क्या है भला यहां पर? ऑर्बिटल पाथ। ठीक है, क्या मैंने सही बताया या गलत बताया? बाय चांस वो बीच में बात निकल आई तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि डिस्टेंस जमीन ने, देखो ना ये अर्थ है तो ये सन है, सन के अराउंड वो रिवॉल्व कर रही है। तो जमीन के रेडियस का कोई ताल्लुक नहीं है, रेडियस हमने ये लेना है। यानी सूरज से जमीन का जितना फासला है ना वो यहां पर पुट कर देंगे तो जमीन का क्या निकल आएगा? डिस्टेंस 365 दिन का। फॉर हाफ सर्कल, हाफ रेवोल्यूशन, बेटा इसको कहते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, आधा सर्कल। आधे सर्कल में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस पूरे सर्कल का होता है 2πr, ठीक है। आधे सर्कल का होगा 2 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट πr, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टकट, यहां से लेकर यहां तक, ये होगा r और ये भी r, सो इट विल बी 2r। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है रेशो, तो रेशो फाइंड आउट करनी हो तो πr/2r, π/2, यानी रेशो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाफ सर्कल भी आपको पता चल गया, आसान। अब हम बात करते हैं क्वार्टर सर्कल की। क्वार्टर सर्कल ये चौथा हिस्सा है सर्कल का। ये रेडियस r, ये भी रेडियस r, इनिशियल पॉइंट a, फाइनल पॉइंट b। डियर स्टूडेंट्स ये है पाथ यानी आर्क, ये आर्क लेंथ पाथ है। पाथ ही तो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होगा 2πr डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि पूरा 2πr था ना, पूरा उसको 4 से डिवाइड कर दिया, πr/2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो को यहीं पे पास करके देखें। आप में से 90% बच्चों को नहीं पता होगा डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि मुझे पता एक्सपीरियंस है, क्लास में जब हम पूछते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कुछ और ही फाइंड करते हैं। अब आप समझिएगा कैसे। हमें डिस्प्लेसमेंट इसका नाम रखा है क्योंकि शॉर्टकट ये फाइंड आउट करना है। और लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो
तो ये उनकी दो साइडें बन रही हैं, दोनों साइडों का स्क्वायर ले लो और स्क्वायर रूट ले लो, यू विल गेट अंडर रूट 2r डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी अंडर रूट 2r। डियर स्टूडेंट्स, 3/4 सर्कल में भी यही होगी। 3/4 सर्कल में देखें, यहां से लेकर यहां तक यह है पाथ, इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस। टोटल था 2πr, पूरा सर्कल 2πr था, हमने इसका 3/4 लेना है। सो 2 to the 4 you will get 3πr/2, डिस्टेंस 3πr/2 आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट होगा, वही बात, ये बी है फाइनल, ये ए था इनिशियल, तो हमें तो शॉर्टकट चाहिए ना। ये आर्क लेंथ है, इस रास्ते से नहीं आना, ये है डिस्प्लेसमेंट। वही राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर यू विल गेट अंडर रूट 2r। आपने ये पढ़ लिया, क्वार्टर सर्कल का भी, 75% सर्कल का भी पढ़ लिया। आओ फिर इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। ये मैंने वही टेबल बना दिया जो आपके सामने। अब आपको याद करने का तरीका बताते हैं। अब एमडी गेट स्टार्ट हो गया है, एमडी गेट स्टार्ट हो गया, एमसीक्यूज आएंगे, अब इनमें से आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर तो n कंप्लीट रेवोल्यूशन हो, n कंप्लीट का मतलब है 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन, 4 रेवोल्यूशन, 5 रेवोल्यूशन, 6, n इंटीजर है ना, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका कार क्या होगा? फॉर एग्जांपल 10 रेवोल्यूशन है तो कोई मसला नहीं, 10 रेवोल्यूशन 2πr 20πr ये डिस्टेंस ऐसे फाइंड आउट हो गया। दूसरा क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा 0। 1 रेवोल्यूशन हो, 50 रेवोल्यूशन हो, 1,00,000 रेवोल्यूशन हो, रेवोल्यूशन पूरे सर्कल को कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0 है। दूसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, n प्लस आधा हाफ की शक्ल हो, मसलन 5 प्लस हाफ, इस तरह से 7 प्लस हाफ, इस तरह हो अगर 7.5, 5.5, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस होगा n प्लस 1/2 जितना भी हो इंटू 2πr। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भला? ये जो फॉर एग्जांपल 5 पूरे के लिए डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट 5 पूरे के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0, और आधे के लिए क्या होगा? 2r। 7 पूरे के लिए क्या होगा? 0 और 2r। इसका मतलब है कि अगर 10 कंप्लीट, 5 कंप्लीट, तो उसके साथ आधा आ जाएगा ना, तो आधे की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r। अब बात आ जाती क्वार्टर की, n प्लस 1/4। समझ तो गए आप? n की वजह से 0 डिस्प्लेसमेंट, और 1/4 की वजह से अंडर रूट 2r। प्यारे बच्चों, 3/4 में भी आप ऐसे लिख सकते हो, यानी क्वार्टर हो या 75% हो, दोनों सूरतों में अंडर रूट 2r। आपको ये बात कैसे समझ आएगी? एग्जाम्पल्स की मदद समझ आएगी। ये मैंने लिख दिया मेमोराइज, πr 2r r अंडर रूट 2 दिस सॉल्व एवरी सर्कुलर पाथ। ये πr 2r r अंडर रूट 2, 2r क्या है? आधा सर्कल। πr क्या है भला? आधा सरकमफेरेंस। और r अंडर रूट 2 क्या है? क्वार्टर के लिए। आपको एमसीक्यूज करवाएंगे तो अब आपको मजीद समझ आ जाएगी। A car moves on a circular path of radius 10 meter and completes 1 revolution in 40 seconds. Find its displacement after 2 minutes 20 seconds.
2 मिनट्स 20 सेकेंड कितने होते हैं? 120 और 20 140 सेकेंड। कार 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस करेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी? पहले तो हम चेक करते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यानी चक्कर कितने लगाए? 140/40। क्योंकि एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रही है तो 140 में कितने चक्कर लगेंगे? 0 0 से कट गया, 3.5। मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ चक्कर्स 3.5। सो प्यारे बच्चों डिस्टेंस फाइंड कर लो। डिस्टेंस कैसे? सीधा सीधा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर कितना हो गया? 7 पाई आर। 7 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। 7 7 से कट गया 22 और आर की वैल्यू कितनी है? 10। यू विल गेट 220 मीटर। डिस्टेंस ऐसे निकल आया। नाउ डिस्प्लेसमेंट 3.5। 3.5 का मतलब क्या है? 3 + 1/2। 3 के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 और हाफ के लिए 2r। 2 इंटू 10 20 मीटर। योर आंसर इज 20 मीटर। इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस नहीं पूछा गया था तो मैंने डिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट कर दिया। जी जनाब, आगे सवाल को देखें। A point on the rim of wheel of radius r covers 5.5। 5.5। प्यारे बच्चों डिस्टेंस निकालो। 5.5 इंटू 2 पाई आर 11 पाई आर। डिस्टेंस हो गया। 5 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 और हाफ के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r। 2r डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई 2r। नेक्स्ट, एन एथलीट रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड कंप्लीट 5/4 रेवोल्यूशन। 7 मीटर रेडियस है। इसको देख के आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मेरे करने से पहले आप हल करो ना। कितने कंसेप्ट आपको दिए हैं तो खुद हल करके दिखाओ ना। कॉपी पेंसिल आपके पास हो, साथ साथ लिखा करें, पता चले कि आप कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 5/4 का नहीं पता चल रहा, ये 5.5 है, 4.25 है, ये कितना है? यार आसान सा तरीकाकार है। 5 ऐसे रखो, 4 यहां रखो, 4 1/4, ये एक आ गया 1 होल 1/4। इसको ऐसे पढ़ना जानते हैं ना आप? वो 8वीं 7वीं 6ठी क्लास का मैथ। इसको कहते हैं 1 कंप्लीट। एक पूरा हो गया। चलें तो अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट हुआ कंप्लीट के लिए तो कुछ भी हो ना। 1/4 के लिए कितना हुआ? √2r। और डिस्टेंस कितना हुआ ये अब आपने खुद फाइंड आउट करना है। मैंने डिस्प्लेसमेंट यहां पर r की वैल्यू कितनी है? 7, तो √2 और यहां पर क्या आ गया? 7। ओहो 7 ये लिख दिया। चलें डिस्टेंस भी फाइंड कर ही देते हैं। मासूम से बच्चे आप कहीं परेशान ही ना हो जाए। यार डिस्टेंस बड़ा आसान है। 5/4 है ना, तो 5/4 को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई काम ही नहीं है। आगे बढ़े। A particle moves along a circle of radius 14 मीटर and cover 3/4 of 1 revolution। ये रेडियस है। 3/4 तो मसला ही कोई नहीं। 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4 का मतलब हुआ √2r। और अगर आपको फाइंड आउट करना डिस्टेंस तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 14। सॉरी, डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे आप? 2 पाई आर इंटू 3/4। 2 2 दा तो 3 पाई आर ओवर 2। ये है डिस्टेंस। अब पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस, ये तो हो गया। अर्थ ऑर्बिट द सन इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर एग्जैक्टली 6 मंथ एंड हाफ ईयर। 6 मंथ में क्या होता है? हाफ रेवोल्यूशन।
और 1 ईयर में फुल रेवोल्यूशन। कितने ज्यादा एमसीक्यूज करने के बाद मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे और इस टाइप के जितने भी एमसीक्यूज होंगे आप आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे। ये जो टिम साहब है ना, शहजादा आदमी है, ये इधर से अपने स्कूल गया इधर से, चलो ये शुक्र है फिर भी स्कूल चला गया, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो इधर से यूं गए, ठीक है, इधर से घूम के इधर से दोबारा घर चले गए। चले अब आप बताएं व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो ये होगा 4 और 3 7, डिस्टेंस 4 और 3 7 होगा, 3 + 4 7 मीटर। और पैथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल, ये शॉर्टेस्ट है तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे वो आ जाएगा। फिजिक्स स्टूडेंट तो मैंने अपने सब्जेक्ट के स्टूडेंट की बात करूंगा, मुझे क्या जरूरत है यहां पर इंग्लिश के स्टूडेंट की बात करूं। 4 मीटर ईस्ट 2 मीटर साउथ, 4 2 फिर 4, ठीक है, तो ये कितना बन गया, 4 मीटर ये है ईस्ट, 2 मीटर साउथ, 4 मीटर वेस्ट एंड फाइनली 2 मीटर नॉर्थ। ये देखने में आपको क्लोज पाथ लग रहा है, ये देखिए ऐसे, ये इस तरह से इस तरह से। अब आप इनको प्लस कर दें, 4 + 2 + 4 + 2, डिस्टेंस निकल आया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। डिस्टेंस फाइंड करें और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें। स्टेटमेंट ये है, अ फुटबॉल कोच पेसेस बैक एंड फोर्थ यानी टू एंड फ्रो अलोंग द साइड लाइन्स, द कोच मूव फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। ये ए पोजीशन थी, इससे वो गया बी पोजीशन की तरफ, ये पाथ उसने किया, फिर वहां से सी की तरफ आया, ये आ गया, फिर कहां गया डी की तरफ, ये इस तरह डी की तरफ जा रहा है। व्हाट विल बी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यार डिस्टेंस ने क्या करना है, प्लस ही होना है, 35 20 40 95। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भला, यानी वो ए से बी, बी से सी, फिर डी पे गया तो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना ए से डी तक, दैट विल बी 55। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैंने आपको काफी सारे एमसीक्यूज करवाए। ये कंसेप्ट आपको मजीद अच्छी तरह समझना है तो प्रैक्टिस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ज़यान पब्लिशर नाम तो सुना होगा, इससे अच्छी बुक नहीं है मार्केट में, हमारी लिखी हुई बुक, इससे अच्छी और कोई मार्केट में बुक नहीं। यार मैं फखर से कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा, आपको कंपेयर करके देख ले, इररेलेवेंट नहीं नजर आएगा आपको इसके अंदर। जैसे हमारा स्टाइल है ना पढ़ाने का, कंसेप्ट साथ एग्जाम्पल, कंसेप्ट साथ एग्जाम्पल, वहां पर भी हमने ऐसे ही लिखा हुआ। चलो स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। प्यारे बच्चों स्पीड का ताल्लुक डिस्टेंस के साथ है, ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है। रेट ऑफ चेंज का मतलब, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना होता है, मतलब कहने का यह है कि हाउ फास्ट एक ऑब्जेक्ट कितना तेज मूव कर रहा है। इसका फार्मूला बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और इसका यूनिट क्या निकलेगा, मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट मीटर और इसका सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। स्केलर है, बातें रिपीट हुई जा रही हैं, हमेशा पॉजिटिव रहना इसने, ठीक है। अब जो कार या मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर होता है ना, आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, ठीक है ना, तो एक स्पीडोमीटर नजर आ रहा होता है। वो स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है, स्पीड बताता है, वेलोसिटी नहीं बताता। उसमें आपको डायरेक्शन नहीं पता चलती, वहां पर लिखा होता है 80 km/h, वो स्पीड होती है। ऐसे कहीं एमसीक्यूज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लफ्ज वेलोसिटी यूज हुआ है, इसलिए
डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी को मैं लिखूं ना अगर, तो वेलोसिटी इस तरह से लिखनी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी मैग्नीट्यूड जो होती है वो स्पीड होती है और साथ क्या आ जाती है, डायरेक्शन। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। मैंने इस पेन को ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर मैंने पॉजिटिव ली, तो जब वापस आई तो मैंने क्या लिया, नेगेटिव। ठीक है, नेट वेलोसिटी फिर इसकी जब मेरे हाथ में आ गई तो चेंज इन वेलोसिटी फिर क्या आ गई, जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं, फार्मूला इसका भी वही है, बस फर्क इतना है, वहां डिस्टेंस है, यहां डिस्प्लेसमेंट है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरा ध्यान से समझ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, हाउ मच चेंज occurs in velocity in unit time। मैं आपको समझाता हूं, फॉर एग्जांपल, चलें ये तो इसका फार्मूला ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड। जानते हो इसका मतलब क्या है, ये जो चीज है मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसका मतलब यह है कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करवाता हूं, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को फॉल करवाया, तो उसकी हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी, वेलोसिटी इंक्रीज्ड 10 मीटर पर सेकंड इन ईच सेकंड। यानी हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी में 10 का इजाफा हो रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितनी कमी आएगी, 10। अगर मैं ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट फेंकूं तो 30 की स्पीड से, 30 की स्पीड से मैंने फेंका तो 3 सेकंड के बाद रुक जाएगा, क्योंकि हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कमी कितनी आनी है, 10। सो एक्सेलेरेशन आपको समझ आ गई होगी कि एक्सेलेरेशन, जैसे हम कहते हैं ना गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सेलेरेटर पे पांव दबाओ, एक्सेलेरेटर वो है जो फोर्स लगाता है, फोर्स। तो यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, फोर्स से मुझे याद आया, F इज इक्वल टू एम ए। बेटा ये दो चीजें हमेशा सेम डायरेक्शन में होती हैं, ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। ये बात को स्टार लगा दें, इंपॉर्टेंट है। कई ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो हमेशा सेम डायरेक्शन में होती हैं, जैसे P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम और वेलोसिटी की हमेशा एक डायरेक्शन रहती है, फोर्स और एक्सेलेरेशन की हमेशा एक डायरेक्शन होती है। अगर ये वाली वैल्यू हाई और ये वाली वैल्यू लो, तो क्या मतलब है, फाइनल वेलोसिटी अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल यहां पर लिख लो 50, यहां पर लिख लो 40, तो 50 में से 40 माइनस किया तो +10 आया ना। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं पैरेलल। इस बात का मतलब भी समझिएगा, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो फोर्स किधर को लगाते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक कार को पुश कर रहा हूं, धक्का लगा रहा हूं, ऐसे कार ऑलरेडी उधर को जा रही थी, मैंने मजीद फोर्स उधर को लगाई तो कार की स्पीड बढ़ गई ना। जिधर को जा रही थी उधर कोई फोर्स लगाई, वेलोसिटी बढ़ गई। इसका मतलब है कार की डायरेक्शन, उधर कोई मैंने फोर्स लगाई, तो फोर्स और एक्सेलेरेशन एक ही बात होते हैं। जिधर को फोर्स लगाई थी उधर ही एक्सेलेरेशन होगा, तो दोनों पैरेलल होंगे। इफ वी आई ग्रेटर देन वी एफ, यानी वी आई ज्यादा है अगर, तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। इस सूरत में वेलोसिटी विल बी एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन। जानते हो क्यों, बहुत आसान बात है। मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोकना चाहता हूं,
वो ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा था, मैंने आगे से हाथ रखे और उसको रोकने की कोशिश की, उसकी डायरेक्शन ये थी, वेलोसिटी इधर को थी, वो मेरी तरफ आ रहा था, मैंने उसको आगे से अपोज किया, मैंने फोर्स मुखालफत में लगाई, उससे क्या फर्क पड़ेगा, स्पीड कम हो जाएगी उसकी। तो स्पीड कम करने के लिए फोर्स मुखालफत में लगाना पड़ती है, जब फोर्स मुखालफत में लगेगी तो एक्सेलेरेशन भी मुखालफ ही होगा। एक और केस होता है, एक ये केस है, दूसरा ये है। तीसरे केस में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर होते हैं, इधर और इधर। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब मोशन सर्कुलर पाथ में होती है। इस केस में पैरेलल कब, जब वेलोसिटी बढ़े, एंटी पैरेलल वेलोसिटी कम हो, परपेंडिकुलर जब मोशन सर्कुलर पाथ में हो। ये जो नेगेटिव एक्सेलेरेशन है इसके तीन नाम है, इसको हम कह सकते हैं डिसेलरेशन, रिटार्डेशन। बॉडी रिटार्ड हो रही है यानी फोर्स मुखालफत में लग रही है, फ्रिक्शन यही तो करती है, फ्रिक्शन हमेशा मुखालफत में लगती है, तो वो रिटार्ड करती है, बॉडी को स्लो करती है। बाकी ये लिखे हैं यूनिट्स, तो अब आप यूनिट को देख लें। क्या यूनिट है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव स्पीड अप, स्पीड डाउन। जी जनाब, ये है कंपैरिजन। स्पीड स्केलर क्वांटिटी वेक्टर, ये बातें आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक खास बात जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करनी है, आ जाओ इधर। 9th क्लास में एक एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट तो नहीं, मैं अपनी तरफ से एक सवाल बना देता हूं। वो कहता है जो चलें, अली ड्राइव्स अ कार इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 2 सेकेंड। अली ने ड्राइव की कार एक सेमी सर्कल में जिसका रेडियस 10 मीटर था, 2 सेकेंड उसको लग गए। फाइंड स्पीड, फाइंड वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, मेरे सॉल्व करने से पहले पहले आप कर लो, क्योंकि यार 9th क्लास का है ना, आप तो पढ़ चुके हो। स्पीड में क्या होगा भला, सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, पाई आर ओवर 2 आर बाय 2, इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर डिस्टेंस। समझ आ गई ना। और ये ही एमसीक्यूज मैंने दिए थे लाइव फिजिकल क्लासेस में, तो बच्चों से गलत हो जाते हैं। स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट करने का तरीका अगर आपको पता चल गया, वहां डिस्टेंस इस्तेमाल करना है स्पीड में, और डिस्प्लेसमेंट कहां यूज करना है, वेलोसिटी में। उसके बाद अब इस चैप्टर के अंदर जो बड़ी ही खास बात है, जहां से पक्का पेपर में आने के चांस होते हैं सवाल के, वो एवरेज स्पीड। यार याद रखो प्यारे से बच्चों, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, स्पीड में एवरेज लेने का तरीका आम नहीं है। एवरेज स्पीड जैसे आम एवरेज लेते हैं ना, मसलन 5 वैल्यूज की एवरेज लेनी है तो हम क्या करते हैं, 5 को प्लस किया, 5 से डिवाइड कर दिया। यहां ऐसा काम नहीं होना। यहां एक खास बात है, वो याद रख लेना, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना। बस ये बेसिक की है। एवरेज जब भी फाइंड आउट करनी है, ऊपर भी टोटल नीचे भी टोटल। लेकिन चूंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो इसलिए हम यहां पर कुछ केस बना लेंगे, केसेस। सबसे पहले केस क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस होंगे, डिफरेंट स्पीड्स होंगी। हम यहां पर क्या फार्मूला बनाएंगे, तो क्या होगा, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है बताता हूं। दूसरे नंबर पे इक्वल टाइम्स, पहले वाले में डिस्टेंस इक्वल थे, अब यहां पर क्या टाइम बराबर होंगे, स्पीड्स डिफरेंट होगी। यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे, अरिथमेटिक मीन। फिर आगे आ जाएगा डिफरेंट डिस्टेंसेस होंगे, डिफरेंट टाइम्स होंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, टोटल वाला फार्मूला। ये जो बातें मैंने यहां पे लिखी हैं, इनको अंडरस्टैंड करवाता हूं, मेरी जिम्मेदारी। ये देखो, अ कार गोज फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। लाहौर से कार जा रही है मुल्तान।
आगे क्या लिखा है, रिटर्न्स। यार लाहौर से मुल्तान, तो फिर मुल्तान से लाहौर क्या दो बराबर हुए, D1 D2 के। रिटर्न्स है ना, जितना जाते वक्त डिस्टेंस था उतना ही वापसी पे डिस्टेंस होगा। D1 और D2 बराबर हो गए। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी। स्पीड अलग अलग है दोनों, एक ये है और एक ये है। कई बच्चे पता क्या करते हैं जमाना जाहलियत में, जब उनको इस बात का नहीं पता होता, वो करते हैं V एवरेज इज इक्वल टू 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 45। ये गलत है। ये जो मीन है ना, ये अरिथमेटिक मीन है, जबकि यहां अरिथमेटिक मीन नहीं, हार्मोनिक मीन आना। कैसे आना है मैं बताता हूं। रूल वही है बेटा, V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। फार्मूला ड्राइव करके दिखाते हैं आप। टोटल डिस्टेंस आ सपोज 2s। आप कहेंगे सपोज क्यों किया यार, मुल्तान से लाहौर s और लाहौर से मुल्तान s, 2s। और एक तरफ का टाइम कुछ और था, दूसरी तरफ का टाइम कुछ और, क्योंकि एक स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, दूसरी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। टी का फार्मूला होता है एस ओवर वी, पता ना, एस इज इक्वल टू वी टी से परेशान नहीं होना, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। तो ये मैं लिख रहा हूं 2s ओवर T1 की जगह के पे आ गया s ओवर V1 प्लस s ओवर V2। अब आपने क्या करना है, माइक चल रहा है ना, ओके। अब आपने क्या करना है, 2s ऊपर वैसे का वैसे ही, इतने पोर्शन को अलग से सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो। V1 V2 ये आ गया, V1 V1 से कट गया SV2 प्लस SV1, ऊपर से S और ये वाला S कॉमन लेने के बाद फाइनली यू विल गेट, इस तरफ आ जाए, V एवरेज आएगा, वो नीचे वाला V1 V2 ऊपर चला जाएगा, 2V1 V2 ओवर V2 प्लस V1। ये है हार्मोनिक मीन। यानी अगर दो डिस्टेंसेस एक जैसे हों तो ये फार्मूला ड्राइव आपके सामने किया, इस फार्मूला की मदद से आपने इसको हल करना है। तो वैल्यूज पुट कर दो, 2, एक 60 है एक 30 है, और दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। जबकि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि कई नादान ऐसे होंगे जो 45 निकालेंगे। लेकिन ये कब फार्मूला लगाना है, जब दो डिस्टेंसेस एक जैसे हों, लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर। या ऐसे भी कह सकता है कि एक कार है, वो 400 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, पहला 200 किलोमीटर इतनी स्पीड है, अगला 200 किलोमीटर इतनी स्पीड है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि दो डिस्टेंस है, स्पीड अलग अलग है। 3 के लिए भी आ सकता है, ये फार्मूला आप खुद ड्राइव करेंगे। वी एवरेज, फॉर एग्जाम्पल कार जा रही है लाहौर से इस्लामाबाद, 300 किलोमीटर उसने ट्रैवल करना था, तो पहला 100 किलोमीटर, फिर अगला 100 किलोमीटर उसकी स्पीड कुछ और है, अगला 100 किलोमीटर उसकी स्पीड कुछ और है। तो ऐसी सिचुएशन में फार्मूला आएगा 3V1 V2 V3 ओवर V1 V2 V2 V3 प्लस V1 V3। ये ड्राइव कैसे करना है आप खुद करके देखें। वैसे मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा हिंट, कि 3 डिस्टेंस से 3s आ गया, तीन टाइम थे, s ओवर V1, s ओवर V2, s ओवर V3। एलसीएम वगैरह लेके जरूरत नहीं है, कौन सा आप एफएससी अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको तो तरीकाकार समझाना था, समझा दिया। ये बात समझिएगा, इक्वल डिस्टेंस से हमने क्या लगाना है, हार्मोनिक मीन, नॉट अरिथमेटिक। अरिथमेटिक सिंपल प्लस करके डिवाइड करना होता है। द स्लोअर ट्रिप टेक्स मोर टाइम, सो ड्रैग द एवरेज स्पीड डाउन। और अगली बात है खास लिखी है, एवरेज इज क्लोजर टू द स्मॉलर। एवरेज 40 है और 40 किसके करीब है, 30 के। यानी इस तरह की सिचुएशन में जो आंसर आएगा ना, वो स्मॉलर वैल्यू के क्लोज आएगा। ये भी एक पहचान है इसकी। केस 2, अगर टाइम बराबर दिए हुए हैं तो ऐसी सिचुएशन में फार्मूला क्या होगा, अगर दो टाइम बराबर है, ये चेक करो, पहले 2 घंटे 60 स्पीड है, फिर अगले 2 घंटे 30 की स्पीड है। फार्मूला वैसे ड्राइव भी किया जा सकता है ऐसे, V एवरेज इज इक्वल टू
इज डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब मैन ड्राइव 4 आवर्स टोटल, टाइम नीचे आ गया 2t। एक टाइम का नाम t था, दूसरे का नाम भी t, तो 2t लिख दिया। ठीक है, जैसे डिस्टेंस से ना 2, तो 2s लिख दिया था, यहां 2 टाइम है तो 2t लिख दिया। अब ऊपर हमने s निकालना है, तो s का बेटा फार्मूला होता है s इज इक्वल टू वी टी। तो यहां पर हमने लिखा v1t प्लस v2t, यानी ये s1 और ये s2। क्या आ गया ऊपर से, क्या आ गया, t कॉमन इधर से t से कट गया, v1 प्लस v2 ओवर 2। बेसिकली मैंने क्या यूज किया है, लॉजिक क्या यूज कर रहा हूं मैं, बोला ऊपर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये रूल यूज करके कोई भी फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है। और ये अरिथमेटिक है, हार्मोनिक नहीं है। सिंपली 2 थी तो 2 से डिवाइड कर दिया। अगर 3 एक जैसे टाइम हो गए तो तीनों वेलोसिटीज को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, टाइम एक जैसे अगर हुए तो। 100 मीटर डिस्टेंस है, स्पीड ये। फिर 50 मीटर डिस्टेंस है, स्पीड ये। फिर 150 मीटर है, स्पीड ये। एवरेज स्पीड निकालनी है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई मसला ही नहीं है। तीनों डिस्टेंस प्लस कर दो, s1 s2 s3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक 100 प्लस 50 प्लस 150 डिवाइडेड बाय टाइम। कैसे निकलेगा, टाइम डाटा के अंदर दिया होता है, t इज इक्वल टू एस ओवर वी के फार्मूले से। ये वाला टाइम कितना निकला, s को 5 से डिवाइड किया, 5 वेलोसिटी है ना, तो 100 डिवाइड बाय 5 20 प्लस 50 को 10 से डिवाइड किया 5 प्लस 150 को 30 से डिवाइड किया, ये आ गया 150 डिवाइड बाय 35। तो अब इसको कैलकुलेट कर लें, 150 प्लस 50 200 प्लस 300 30, तो आंसर आ गया 30/3 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और भी ऐसे, a bus goes from city x to y at 40 and return, लफ्ज रिटर्न है ना, दो डिस्टेंस बराबर हैं, फार्मूला आप लगा दें। दो डिस्टेंस बराबर हैं तो v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। मैंने कहा खुद ही कर लेंगे, चलो फिर भी करवा दिया। अ पार्टिकल मूव एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, देन 60 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। बेटा t1 और t2 बराबर आ गए, v एवरेज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज है, इसमें देखें v एवरेज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है 200 100 300, 2 प्लस 1 ये बन गया 600। टाइम निकालना है, 200 डिवाइडेड बाय 4 50, 100 डिवाइडेड बाय 5 20। टाइम निकल आया ना, t इज इक्वल टू s ओवर v से। 300 डिवाइडेड बाय 6 50 सेकेंड। 50 प्लस 50 100 प्लस 20 120, ये इससे कट गया 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड निकालना कोई मसला ही नहीं रहा आपके लिए यार। आपको अगर समझ आ जाता ना तो इंशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। और पहली बात, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप रिवाइंड करें, दोबारा सुने, समझ आ जाएगा। फिर भी समझ ना आए तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बगैर कम समझ आती है। मैंने जैसे एमसीक्यूज करवाए, कंसेप्ट दिया, मुझे आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। बार बार एक ही बात मैं कहता हूं, समझ जाएं करना क्या है आपने, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। अल्लाह हाफिज।